अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता 10 साल से जारी समाजी तब्दीली तेज़ी से पाकिस्तान की इंतखाबी हरकियात पर भी असरअंदाज हो रही है। आबादी, ख़ास तौर पर नौजवान आबादी में इजाफा इंतखाबी रुझानात पर भी असरअंदाज होने जा रहा है। 2013 के इंतखाबात में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 7,61,94,802 थी, जो 2018 में बढ़कर 10,60,00,000 हो गई और गुज़िश्ता 4 साल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में 2,10,00,000 का इजाफा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवां बरस 25 जुलाई तक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,70,00,000 तक पहुंच गई है। 45% से भी जायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। 2,03,50,000 वोटर्स 18 से 25 साल, 3,02,60,000 वोटर्स 26 से 35 साल और 2,07,70,000 वोटर्स 36 से 45 साल की एज ब्रैकेट में हैं। अब पाकिस्तान में 40% के लगभग आबादी शहरी इलाकों में रह रही है। यूं ये नौजवान और शहरी आबादी इंतखाबी नताइज पर भरपूर तरीके से अपना असर डाल सकती है। इंतखाबी हरकियात के माहिरीन के मुताबिक ये नौजवान और शहरी आबादी वोटिंग के वक्त ऐसे रुझानात से काफ़ी हद तक आज़ाद होते हैं जो रवायती वोटर्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि बरादरी, ज़ात, फ़िरका, कौमियत, रंग, नस्ल, जागीरदारी, कबायली असरात और थाने कचहरी की सियासत। नौजवान वोटर्स की अक्सरियत के लिए किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम, पॉलिसी, जमात की माजी की कारकर्दगी और करिश्माती लीडरशिप का सहर अहम होता है। 2013 के इंतखाबात में टर्न आउट 55% और 2018 में 51% के लगभग था। वोटर टर्नआउट की अहमियत का अंदाज़ा इन हक़ाइक़ से होता है कि 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की 87 नशिस्तों पर कामयाबी का मार्जिन 1000 वोटों से कम था। 26 नशिस्तों पर कामयाबी का मार्जिन 2000 और 51 नशिस्तों पर यह मार्जिन 6000 वोटों से भी कम था। अब इनमें अक्सर नशिस्तें पंजाब की थीं, जहां कौमी असम्बली के एक हल्के में औसतन आबादी 7,80,000 है। यूँ इतने कम मार्जिन से सीटों की कामयाबी से साबित होता है कि इस मरतबा अगर नौजवान आबादी बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकल आई तो इसका पाकिस्तान के इंतखाबी और सियासी मंजरनामे पर भरपूर असर होगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि हमने गुज़िश्ता एक दहाई में बहुत अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से सुना कि नौजवान जो हैं वो फैसला साज भी बनेगा। नौजवानों को एक पाकिस्तान के लिए ख़जाना भी कहा गया, लेकिन उनकी अहमियत, उनका थॉट प्रोसेस और उनकी प्लेसमेंट और फिर उनका हिस्सा कितना रहा, इस सारे में इसको डिस्कस करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल। खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। 45% से जायद नौजवान वोटर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस हद तक तब्दील कर सकता है? ज़ैगम साहिब, आपसे आगाज़ करूंगी। हमने बहुत सुना नौजवानों की अहमियत पर, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ वो नौजवान हमें सामने आता नज़र भी आया, इंस्पायर और इम्प्रेस होता भी नज़र आया पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात से। अब जब हम अगले आने वाले इंतखाब की बात कर रहे हैं, डाटा आपके सामने रखा है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान वोटर मौजूद है, आपकी राय में पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस हद तक तब्दील करेगा या करने की ख्वाहिश रखता है, ऐसे कह लीजिए? पाकिस्तान की जो समाजी हकीकत है वो इतनी बदल चुकी है कि सियासत उसके नतीजे में ना बदले ये हो नहीं सकता। आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी 30 साल से कम उम्र है और ये वो आबादी है जिसको तालीम मैसर नहीं, और मैं मिडिल क्लास को भी शामिल कर रहा हूँ। वो तालीम जिसके नतीजे में वो बेरोज़गार हासिल कर सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अपना मकाम बना सकें, उनको रोज़गार मैसर नहीं। और तीसरी और अहम बात जो आज का आपका सवाल है, उन्हें सियासी शमूलियत मैसर नहीं जी। ये जो इलेक्शन है अभी जो होने वाला है, इसमें 2,11,00,000 नए वोटर्स हैं और ये वो वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। जो 2018 का इलेक्शन था उसमें 2,10,00,000 नए वोटर थे। मज़ीद तफसील आपने बता दी। और ये वो नौजवान हैं जो अब वालदैन के ज़ेर असर नहीं हैं, अब वालदैन इनके ज़ेर असर वोट देते हैं। वो जो पुराना निज़ाम था जिसमें पेटरेज के ज़रिए से काम चल जाता था,
कि एक बड़े को, एक चौधरी को, एक बिरादरी के बड़े को आप उसको कुछ दे दें, बांट दें, 10 नौकरियां दे दें, आधी सड़क दे दें और 500 वोट काबू कर दें, अब वो नहीं चलने वाला। और इस हकायक के साथ, इन तब्दीलियों के साथ हमारी सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो पुरानी सियासी जमातें हैं, उन्होंने एडजस्ट करने से, हम महंग होने से इनकार किया है। 2 तरीके थे जिसके ज़रिए से वो इन नौजवानों के साथ चल सकते थे, इन तब्दीलियों के साथ हम कदम हो सकते थे। पहला तरीका था लोकल गवर्नमेंट, कि जिसकी वजह से नौजवानों को सियासी अमल में शमूलियत का बहुत बड़ी तादाद में मौका मिलता, एक नई लीडरशिप उभरती और उन्हें महसूस होता कि वो भी सियासी अमल में शामिल हैं, सियासी जमातों का हिस्सा हैं, क्योंकि ये अपने शहजादों के लिए कोई रिस्क नहीं चाहते। लोकल गवर्नमेंट से नई क़यादत उभरेगी और जो बजट इन्होंने काबू किया है वो नीचे नहीं देना चाहते। दूसरी चीज़ कि ये अपनी पार्टियों को ग्रास रूट्स पर लेकर जाते, नीचे पार्टियों को मुनज़्ज़म करते, उसकी बजाय इनका मुकम्मल इन्हिसार इलेक्टेबल्स पर है। ठीक, इसलिए कि अगर नीचे मुनज़्ज़म करेंगे तो भी एक नई लीडरशिप उभरेगी। नई लीडरशिप ये नहीं चाहते। हमारी ये जमातें 20वीं सदी की जमातें बनकर रह गई हैं। मैं ख़ास तौर पे 2 बड़ी जमातों का नाम ले रहा हूँ, आप इसमें 2 और भी ऐड कर सकते हैं। मैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का नाम ले रहा हूँ, आप JUI और ANP का वो इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारी बड़ी एक जो मंजरनामा है वो बन जाएगा। अब इन तब्दीलियों ही के नतीजे में 2008 के बाद से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का ज़वाल शुरू हुआ। इन तब्दीलियों के साथ वो हम मांग नहीं रह सकी, नौजवान वोटर ने उसको छोड़ दिया और जो खला पैदा हुआ उसमें PTI उभर कर आई। और अब मुझे नज़र आ रहा है कि वही अमल मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हो रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ भी इन नए हकायक से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। और अब नौजवान वोटर उसको भी छोड़कर जा रहा है। तो हम सब का फ़ायदा इसमें है कि हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासतदान अब आंखें खोलें, ठीक है, नौजवानों पर तवज्जो दें और उनको सियासी शमूलियत में लाएं, उनको सियासी तौर पर शामिल करें। दुरुस्त हो गया। वैलिड पॉइंट। एक तो वोटिंग पैटर्न की बात की, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। नौजवान वोटर की तादाद में एक बड़ा इजाफा क्या गेम चेंजर होगा? और फिर जो ये पॉइंट उठाया है पुरानी जमातों को कहकर, दूसरी तरफ अब 60-70 के पेटे के सीनियर सियासतदान मौजूद हैं और जो एक गैप जिसे कहा जाए, एक जनरेशन गैप ही कहा जा सकता है पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, और साथ ही विरासत की बुनियाद पर आप कह दें कि सियासत आगे जो मुंतकिल हो रही है, ये जो तजाद है, इस तजाद को सियासत कब तक बर्दाश्त कर पाएगी या बस अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, खला तो नहीं रहेगा ना? बड़ा अच्छा सवाल आपने फ्रेम किया। इसमें से तो 3 सियासी जमातें तो इस सवाल के बाद फारग हो गई। वोटर आ जाएंगे लेकिन ये जमातें फारग हो गई, क्योंकि इनकी क़यादतें आपके फ्रेम करदा जो मुद्दत आपने बताई है उम्र की, उसमें से आउट हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं 2 करोड़ 10 लाख और 2 करोड़ 11 लाख की। मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करने को तैयार हूँ कि सियासी जमातों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया और ना ही उन्होंने अपने नज़रियात के हवाले से कोई मुहिम चलाई और ना ही लोगों को बताया कि मेरी सियासी जमात और दूसरी सियासी जमात में क्या फ़र्क है, मुझे क्यों वोट दिए जाएं और उसको क्यों ना वोट दिए जाएं। ये डिबेट ख़त्म हो गई ज़िया-उल हक के दौर के बाद। जो दौर है 90 से लेके अब तक का, इसमें ये डिबेट हुई ही नहीं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा शहजाद साहब ने। सॉरी, आई अपोलोजाइज, किसने कहा? ज़ैगम साहब ने कहा। आई एम सॉरी, ये मैं शहजाद साहब से इतना मुतासर हो गया क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा होता ना टीवी पे, तो मैं कंफ्यूज हो गया। डिस्कनेक्ट क्यों है, जरा इस पे भी बात करें। डिस्कनेक्ट कोई नहीं ना, ऐसे डिस्कनेक्ट आप इस प्रोग्रामों में कह रहे ना ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। नहीं, वो मैं बात मुझे करने देना। प्लीज डोंट ट्राई टू गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ दिया, अब मुझे भी तो बात करनी है। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ ज़ैगम की कि पार्टियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया। पार्टियों के पास प्रोग्राम का मुकाबला नहीं है। पार्टियों ने मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात न करा कि जो नई लीडरशिप एमर्ज हो सकती थी उससे अपने आप को बचा रखा। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं और उनके नताइज हमारे सामने हैं, और वो कोई इतने हैरान कुन नताइज नहीं हैं कि एक पार्टी ने इतना ज़बरदस्त फ़र्क डाल दिया हो कि हम उसको ज़ेरे बहस ला के पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात के बारे में
एक तज़किया पेश कर सकें। ये बिल्कुल ठीक है कि नौजवानों का रवैया अपने बुज़ुर्गों के रवैये से मुख्तलिफ है और होता है और हमेशा हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। 70s में भी ये हुआ, 80s में भी ये हुआ, और जैगम साहब को अच्छी तरह पता है कि 70s में अगर बाप जमात इस्लामी का झंडा लगा रहा था तो बेटे ने उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का झंडा के लगा दिया। ये हुआ और हमने देखा इसको। लेकिन अब मुसीबत ये है कि ना जमातें फारिग हो गई, नई जमात आ गई। हाँ, मैं ये कहने लगा हूँ, मैं ये कहने लगा था, आपने मेरे उस वक्त भी मतलब आपने मेरे से मेरा लफ्ज़ छीन लिया। अब वो बात ही नहीं रही, नज़रियात का तो कोई मसला ही नहीं है। अब जो ये सवाल किया जो पहले दोस्त ने कि तालीम मैसर नहीं, रोज़गार नहीं, अच्छी ज़िंदगी नहीं, सियासी शमूलियत नहीं, जनाब तो किसने दे दी? तो हम ये डिसीजन कैसे कर सकते हैं कि ए और बी और सी में नौजवानों के वोटों की तकसीम कैसे होगी? ये बहुत मुश्किल है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उन दिनों का जब इंतखाबी अमल शुरू होगा, फिर पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। कि बात ठीक है, दुनिया के अंदर सियासी जमातें ऐसी हैं। अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देख लें तो दो पुरानी जमातें ही हैं ना, उनकी जो क़यादत है, मासवाए के कांग्रेस की क़यादत में आपको एज़ कम्पेयर टू मोदी नौजवान लोग नज़र आते हैं। जमातें तो वो पुरानी हैं, क्या उनके साथ नौजवान नहीं चलते? क्या उनको नौजवान वोट नहीं क्रॉस करते? तो अब देख लें अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी उम्र क्या है? क्या वहाँ पे लोग नौजवान नहीं हैं? क्या वहाँ पे हर साल नौजवान वोटरों की तादाद नहीं बढ़ती? ये बात ठीक है, ये कहने की हद तक बहुत अच्छी और बड़ी किस्मेटिक लगती है। लेकिन सवाल है कि 2008 में पीटीआई उभर के नहीं आई थी, पीटीआई उभर के आई थी बहुत बाद में। सो ये कहना है कि 2008 से हम इस फ़लसफ़े को आगे लेके चलें, मैं इस फ़लसफ़े के इस हद तक इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि नौजवानों को सियासी पार्टियों ने अहमियत नहीं दी, उनके लिए प्रोग्राम नहीं दिया, उनको रास्ता नहीं दिखाया। आई एग्री विद यू, लेकिन ये तासर देना कि ये एक सियासी पार्टी के साथ चले जाएंगे, आई टोटली डिसएग्री विद यू। जब तक आखिरी कह सकते हैं कि भी हम नौजवानों के वोटिंग पैटर्न को नहीं उस तरह से एनालाइज कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा सच कोई माजी का कोई हवाला नहीं है। अगर 2018 का भी कोई तज़किया तो वो ज़ेर बहस लाया जाए तो फिर मैं आगे जाके उस पर तज़किए पे अपना नुक्ता नज़र दे सकूंगा कि उसको 2 करोड़ 11 लाख है। मैं आगे जाके टाइम रहा तो एक मेरे पास परसेंटेज है कि नौजवानों से एक सर्वे का कि उनके लिए इंपॉर्टेंस करी, फिर मैं इसको रखूंगी। सर्वे किसने कराया, कौन कराने वाला है, उसकी हैसियत क्या है? बट दैट इज द प्रॉब्लम। चले एक आंसर तो है ना कि नौजवान सोच क्या रहा है सर, हर वक्त तो हमारी मर्जी के हिसाब से जवाब नहीं आ सकता। हमारे मुल्क में सर्वे तो मैं भी करा सकता हूं शाम को ट्विटर पे बैठ के। बिल्कुल आप करवाएं, आपको तो जरूर करवाना चाहिए ताकि हमें बताएं कि वोटर्स क्या सोच रहे हैं। आई डिसएग्री विद दिस नोशन के हम आज इलेक्शन से पहले इस किस्म के सवाल को लाके किसी पार्टी को फायदा पहुंचाएं। रजिस्टर्ड वोटर के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और अभी जो दो जमातों ने थोड़ी बहुत मैं भी पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं, सियासी तौर पे शुरू की है, की बात कर रहा हूं, नौजवानों को ही फोकस कर रहे हैं। ये नौजवान जरूर आए, 100 बिस्मिल्लाह आएंगी, बट प्रॉब्लम है ना कि उनको तालीम किसने दी? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको 10 साल पिछले में किसने तालीम मुयस्सर की, किसने उनको रोजगार दिया, किसने उनको अच्छी जिंदगी दी? किसी ने नहीं दी। तो हाउ कैन यू क्लेम कि दे विल गो फॉर ए पार्टी और बी पार्टी और सी पार्टी? जी बेहतर शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ए बी पार्टी का किसने कहा है? ए बी पार्टी का किसने कहा है सर? पता नहीं सर, आई डोंट नो, मुझे महसूस हुआ है। ओके जैगम साहब अगर पॉइंट होगा मैं ले लूंगी। जी कहिए। जी प्लीज। ओके थैंक यू। शहजाद साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई पॉलिटिकली भी, और जो जमातें नहीं उस तरह दे सकी उनको एहसास हुआ कि वो कहीं पीछे रह गए। हमने देखा भी पिछले 7-8 साल के अंदर कि नौजवान आगे आए सियासत को लेकर, इंस्पायर भी हुए पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर, उनके कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी भी एक रीज़न है कि नौजवान उस तरफ गया। ये जो तादाद में इजाफा है और आज हमारे पास करीबन 12.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर मौजूद है, जो हमारी सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक एज वाइज आगे चली गई। और अभी खुद यहाँ पे हमारे दोनों पैनलिस्ट ने ये बात तो एक्सेप्ट की कि नौजवानों को वो अहमियत नहीं दी गई, अलाइन नहीं हुए वो उस पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ या विजन के साथ, या जमातें ऑर्गेनाइज थी जो भी था। क्या पाकिस्तान के बदलते समाजी निजाम को समझने में वो सीनियर लोग कामयाब नहीं हुए? उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं थी इस वोटर की? हाउ यू एनालाइज इट? देखिए आपने इसको बहुत एक मुख्तसर और बड़े महदूद उसके अंदर बंद कर दिया है इस सवाल को, सिर्फ इलेक्शन की हद तक। मेरा ख्याल है जब इकबाल ने ये कहा था कि खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो उसने एक उम्मत या एक कौम के नुक्ता नज़र से ये बात की थी। और उसने ये कहा था कि आने वाला मुल्क, आने वाला जो एक नज़रिया है पाकिस्तान का, उसके अंदर जो नौजवान है उसके अंदर एक जज्बा होगा। उसने उसको शाहीन के से ताबीर दी, खड़ा होगा, ये लेके चलेगा आगे हमारे मुल्क को। क्या वो उसी दिन लेके चल पड़ेगा जस्ट बिकॉज उसकी उम्र 30 साल से कम है? या वो अपने आप को इस तरह इक्विप करेगा, अपने आप को इस तरह उसकी काबिलियत बढ़ाएगा अपनी कि वो इस काबिल हो सकेगा कि वो आगे बढ़ के तो जो पीरों से अपनी उसकी लीडरशिप है वो ले लेगा? ये सवाल है जिसको हमें देखना चाहिए।
देखिए 3-4 चीज़ें हैं। जो हैवान और इंसान में फ़र्क क्या है? हैवानी जज्बात जो होते हैं वो किसी आगही और शऊर से बिल्कुल लापरवाह होते हैं, उनसे कोई तल्लक नहीं होता। और तालीम जो है वो एक शऊर और आगही और एक जिसे कहते हैं कि खुद एहतसाबी का जो अंसर है वो सिखाती है। कितनी तालीम दी हमने अपने बच्चों को, क्या उनकी ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाई, किस तरीके से वो खुद जो जिन लोगों से पढ़े, जिन उस्तादों से पढ़े, जिन मकतबों में पढ़े, उन्होंने क्या सीखा वहाँ से, उस तालीम ने उनको कितना अच्छा इंसान बनाया। अगर तो वो ये सब कुछ कर चुके और उसके बाद फिर जब अपने पेशे में गए और इतनी काबिलियत हासिल कर ली, अबूर हासिल किया अपने काम के अंदर, और फिर तालीम का सफ़र जारी रखा, और फिर ज़हनी इस्तेदाद के साथ नॉलेज हासिल की, और फिर नॉलेज के साथ तजर्बा हासिल किया, और फिर वो एक विजडम के लेवल पे पहुंचे, तो मैं कहूँ कि मेरा नौजवान आज इस काबिल हो गया है कि वो पीरों का उस्ताद बन सकता है। लेकिन अगर वो ये सब कुछ नहीं कर सका तो वो एक हजूम है, एक बेहंगम सा हजूम जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। आप टीवी पे बिठा लेते हैं, सवाल जवाब करें, उनके सवालों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस लेवल की सोच रखते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। ये आशियाना स्कूल और ये गारे और ईंटों के साथ स्कूल नहीं बना करते, ये उस्तादों से स्कूल बना करते हैं। ये जितने भी ये गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, इसके अंदर टीचर ट्रेनिंग कितनी होती है, कितना हम सिखाते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पार्टी को वोट देता है या दूसरी पार्टी को वोट देता है। जज्बात को भड़काना एक हैवानी अमल है, शायद हैवान ही हैवानों के जज्बात को भड़काते हैं। मेरी नज़र के अंदर तो ये हिसाब है। और जिसको ये तरीका आ गया है कि हैवानी जज्बात को किस तरीके से भड़काना है, उसके लिए ज़िंदगी आसान है, क्योंकि बदकिस्मती से हमने इंसान बनाने बंद कर दिया इस मुल्क के अंदर, चाहे वो नौजवान थे चाहे कोई और थे। मैं तो गाहे बगाए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीमेंटली देखता हूं एक डिटीरियरेशन इस पूरे निज़ाम के अंदर। हमारा नौजवान उस काबिल ही नहीं रह गया। उसकी तालीम कितनी वसी है, वो कितना आगे बढ़ के पढ़ता कितना, कितने ऑथर्स को पढ़ चुका है, कितने मज़ामीन को पढ़ चुका है। और जब तक वो ये नहीं करेगा, वो मुकम्मल तौर पर किसी भी उलूम को जो ऊपर जाके एक मिल जाते हैं और एक आपस में मिल के फिर एक मुकम्मल विजडम की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो नहीं हासिल कर पाया। और यही वजह है कि आज एक दिन की नौकरी करने वाला आदमी भी नहीं है और वो आपका लीडर बनने के लिए तैयार बैठा हो। ऐसे लीडर को ऐसे ही लोग वोट देते हैं और वो ज़रूर वोट देंगे। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता एक पार्टी है कौन सी पार्टी है, जो भी आएगा तमाशा ही लगेगा और तमाशा आप देखते रहिए, जब तक आप बैठ के मुल्क के अंदर ये निज़ाम नहीं वज़ा करते कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने नौजवानों को तालीम से किस तरीके से, किस किस्म की तालीम से आरास्ता करना है, किस लेवल की, और टीचर्स किस तरह के होंगे जो उनको वहाँ तक लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब्दीली रुकती नहीं है, वक्त आगे बढ़ता है। और आज इतना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गई है, जब फोन्स हमारे हाथ में हैं और आज के नौजवान क्या बच्चे इतना आगे निकल रहे हैं। अब सार साहब, हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके। वो जो मायूस नौजवान तबका है पाकिस्तान का, एक बड़ा, जिसे यूथ बल्ज कहते हैं, इतना बड़ा हिस्सा है। 2023 के इंतखाबात की सियासी अहमियत का वो उन्हें अंदाज़ा है, वो अपना स्टेक समझते हैं, उन्हें ये समझ है कि वो कुछ भी बदल सकते हैं और बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, या फिर वो मायूस होकर वोटिंग की तरफ ही नहीं जाएंगे, क्योंकि टर्न आउट अल्टीमेटली मैटर करेंगे। बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका आज का, और मैं समझता हूँ कि इस पे ज़्यादा बात होनी चाहिए। ये जो यूथ बल्ज की जिसकी आपने बात की है ना, और ज़ाहिर है पहला मरहला इंतखाबात हैं, जितनी बातें की हैं सब मेरे साथियों ने कि यूथ को क्या क्या चाहिए, तालीम, सेहत, रोज़गार, सारी बातें दुरुस्त हैं। लेकिन जो इस यूथ बल्ज को वोटर्स में कन्वर्ट करना और अपने लिए वोट दिलवाना किसी भी सियासी जमात के लिए, मेरी जो राय है और वो बेस्ड है, मैं जो फील्ड वोटिंग की है उस पर, जो आजकल मैं हालात देख रहा हूँ, आपने ख़ुद ही एक लफ्ज़ बोला है मायूसी का। सबसे बड़ा जो इस वक्त ड्रॉबैक है, जो चीज़ हमें नीचे ले जा रही है इस मुल्क और कौम को, वो मायूसी और बददिली है। इस मुल्क से, इस वतन से उन नौजवानों की अक्सरियत जो है वो बददिल हो चुकी है, वो बददिल हो चुकी है। अब बददिल का अंग्रेज़ी में कर लें तर्जमा, या इसको बैठ के सोच लें तो आपको समझ आएगी कि जब बददिली होती है ना, फिर इंसान का कुछ भी करने को नहीं दिल करता। आपके घर में जितनी मर्जी गाड़ियाँ खड़ी हों, पैसे भी हों आपके पास, और आप बददिल हुए बाहर जाने पर अब नहीं जा पाएंगे। ये जो बददिली है ना, इसको कैसे ख़त्म करना है, इसको उम्मीद में कैसे बदलना है। अगर उम्मीद कोई सियासी जमात इस यूथ बल्ज को दिलवा दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस यूथ बल्ज में इतना पोटेंशियल है कि ये वेव की वेव पूरी किसी भी सियासी जमात की तरफ जाएगी। ये नहीं होगा कि बहुत पोलराइजेशन है, इस पर कोई शक नहीं है। ये पोलराइजेशन ख़त्म हो सकती है, अभी भी हो सकती है,
और उस पर हम बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन जिस भी सियासी जमात ने इस यूथ बल्ज को पोलिंग बूथ पर लेके आना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले उम्मीद दिलाएं उस यूथ बल्ज को, उस आबादी को जो बहुत जवान है, और फिर उसको आप निकाल के घरों से पोलिंग बूथ पे भी लेके आएँ और उनसे वोट डलवाएं। तो जिस सियासी जमात ने ये कर लिया, मेरा ख्याल है उसके पास ऐसा बेहतरीन मैंडेट आएगा कि वो अपना जो उनका मैनिफेस्टो है, उनका जो मंशूर है, वो उसको अगले 5 सालों में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई भी उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश करे। शहजाद चौधरी साहब ने एक बात की है हैवानगी और आगही की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही तमाम सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को और छोटी सियासी जमातों को भी आज ये सोचना है कि अगर हमने इस मुल्क को बदलना है और यही वक्त है फैसला करने का, तो उन्हें वो जो नौजवानों को हैवान बनाते रहे हैं पिछले 10-20 साल में, वो बंद करें और उनको उम्मीद दिलाएं, उनकी बददिली ख़त्म करें और उन्हें एक ऐसा सॉलिड प्रोग्राम दें जिसमें देखें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा, रोज़गार। अगर रोज़गार के लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम को लेके आएँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, और रोज़गार पैदा हो इस मुल्क में, सबसे पहला फोकस उस होगा ना, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। महंगाई भी उस वक्त आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी अगर आपकी तनख्वाहें अच्छी होंगी, आपका रोज़गार होगा और फिर उस रोज़गार में आपकी तनख्वाह अच्छी होगी। तो जो भी सियासी जमात है वो ऐसा प्रोग्राम अगर पेश कर सकी और नौजवानों को उम्मीद दिला सकी कि हम आपके लिए रोज़गार लेके आएंगे, क्योंकि जो आपने जितनी भी आबादी की परसेंटेज बता रही हैं और जो नंबर्स आप बता रही हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, तकरीबन आधी आबादी में मुझे यकीन है कि वो पढ़ी लिखी है, उनके पास कम से कम ग्रेजुएट डिग्री तो है। अब वो किस किस्म की ग्रेजुएट डिग्री है, ये इस पे हम बहस हो सकती है, लेकिन वो सारे रोजगार की तलाश में हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी रोजगार की तलाश में है, रोजगार नहीं मिलता तो वो क्राइम में पड़ते हैं। तो रोजगार पे इस नौजवान नस्ल को लगाना ये बहुत अहम काम है, और यही प्रोग्राम जो भी सियासी जमात देगी और कन्विंस कर लेगी, वो वोट बैंक ले जाएगी। ज़ैगम साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक तो क्विकली ये अर्ज करूंगा कि देखिए इस वक्त मेकअप का टाइम गुजर गया। इन सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को 10 साल का सोचकर अपने अंदर बुनियादी तब्दीलियां करनी होंगी अगर उन्होंने दोबारा नौजवानों को अपील करना है। भारत के हवाले से, भारत में माशी बहरान नहीं है, भारत में तालीमी बहरान नहीं है, भारत में आला तालीम का बहरान नहीं है, भारत में इंतहाई मौसर लोकल गवर्नमेंट है। कांग्रेस की अक्सर बात की जाती है, कांग्रेस इंतहाई जमहूरी जमात है, वो एक ख़ानदान के लोगों को मुंतखब ज़रूर करती है लेकिन वो मालिक नहीं है, पार्टी उनको बार बार मुंतखब करती है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी पार्टी वक्त के साथ एडजस्ट नहीं कर सकी, तो उसका क्या हशर हुआ वो देख लीजिए, वहाँ कितना मंजरनामा तब्दील हुआ। आखिरी बात देखिए, सर्वेज बहुत अहम होते हैं अगर साइंटिफिक सर्वेज हों, अगर वो शुमारियात के असूलों के मुताबिक हों, उनको हमें अहमियत देनी चाहिए। और 2008 से हमें सर्वेज बता रहे थे, मैं तो मुसलसल देखता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी हो रही है और जो खला पीपल्स पार्टी छोड़ रही थी उसको पीटीआई पुर कर रही है। बिल्कुल दुरुस्त है, आज तक पीपल्स पार्टी वो जगह अभी भी बनाने की कोशिश में। तो गुफ्तगू में ये कंक्लूड हुआ कि सियासी जमात जो ये उम्मीद और यकीन इस नौजवान वोटर को कि तब्दीली लाई जा सकती है, की जा सकती है और उनके भरोसे पर ही होगी, तो ये पैटर्न जो है वो बड़ी तब्दीली ला सकते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर। मगर कौन सी सियासी जमात यह रखती है या ऐसा मंशूर लेकर आएगी, ये आने वाले दिन बताएंगे। हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू रहेगी। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के इल्जाम पर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के कई ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है। इन तीनों ममालिक ने अपने अलहदा बयानात में कहा है कि वो इन संजीदा इल्जामात के मामले पर कैनेडियन हुकूमत के साथ राब्ते में हैं और कैनेडियन हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत करते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हरदीप सिंह का कनाडा में कत्ल इंतहाई तशवीशनाक वाक़या है। दूसरी तरफ भारत ने सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताउन के बजाय कैनेडियन सफारतकार को तलब करके उसकी सख्त सरजनिश की और उसे मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय पंजाब के मारूजी हालात के बायस इस वक्त कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया में मुकीम सिखों के अपने हुकूक के लिए चलाई जाने वाली तहरीक को मकबूलियत मिल रही है।
भारतीय पंजाब इस वक्त नौजवानों में बढ़ती हुई ड्रग्स, जराइम, बेरोजगारी, करप्शन और गैर यकीनी की सूरत हाल से गुजर रहा है। नौजवान सिख या तो नशे के आदी बन रहे हैं या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या अमेरिका जाने के लिए अपने घर बार को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। भारतीय पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और अब आप पार्टी भी मसाइल को हल करने में बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। किसानों की तहरीक के बाद खालिस्तान की मांग फिर से भारतीय हुक्मरानों के लिए खतरा बन रही है। इस साल 3 अहम खालिस्तानी रहनुमाओं का भारत से बाहर कत्ल हुआ। मई में परमजीत सिंह को पाकिस्तान, अवतार सिंह को बरतानिया और हरदीप सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया, जिसका इल्जाम अब भारतीय रियासत पर लग रहा है। भारतीय सिख कम्युनिटी 1947 से भी पहले कनाडा, यूरोप और अमेरिका में अहम समाजी, सियासी, माशी किरदार अदा करती आई है। 1980 की दहाई में भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक के फाल होने के बाद सिखों का इन ममालिक में किरदार मजीद अहम हो गया है। यही वजह है कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के लिए सिख कम्युनिटी के जज्बात को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। कनाडा, जिसे भारत की रियासती दहशतगर्दी कह रहा है, क्या भारत इस मामले से इतनी आसानी से निकल पाएगा? सवाल आप सबके लिए। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, भारत के अहम तिजारती और स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया भी बोल उठे कि अब की बार भारत के लिए अपना हकीकी चेहरा छुपाना मुमकिन हो पाएगा। शहजाद साहब, एक पूरा माजी है भारतीयों की अपनी तहरीक का भी। अब जो कनाडा जिस बात पर उठ खड़ा हुआ है, जिसे कह रहा है कि ये हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ हमारी सरजमीन पर जो हुआ है, इसे भारत की रियासती दहशतगर्दी कहा जा रहा है। वो मामला जो भारत और बहुत सी जगह, पाकिस्तान के अंदर बहुत से सबूत जिसको उस तरीके से हम नहीं रजिस्टर कर पाए, कश्मीरी अपने मामले इंसानी हुकूक को उस तरह रजिस्टर नहीं कर पाए, ये जो इस वक्त हुआ है, जिसके लिए तमाम ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है आवाज़ उठा रही हैं कि ये क्या किया है भारत ने, इसकी तहकीकात और जवाब दिया जाए। भारत के लिए अपना चेहरा छुपाना यहाँ मुमकिन हो पाएगा? ऐसे एक ज़माना होता था कि हिंदुस्तान या भारत कहा करता था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी वो अपने अंदर जो मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन थी, जो उनका मजमुआ था मुख्तलिफ नस्लों का, मजहबों का, उसको अपने माशरती हिसाब से एक उसको रिचनेस कहते थे कि जी हम बहुत रिच कल्चर है, हमारा कल्चर बहुत ज़रखेज़ है। लेकिन अब देखिए आज के ज़माने में ये जो मोदी के पिछले 10 साल और हो सकता है कि 4-5 और उसको मिलें, जब भी आप नस्ल की बुनियाद पे किसी मामले को, किसी मुल्क को, किसी कौम को लेके चलते हैं और उसको मजबूत करते हैं, तो वहाँ पर फिर अदम इस्तेकाम और उस किस्म के मामलात फिर बढ़ के आते हैं, जिस तरीके से आज आप भारत में देख रहे हैं। 80% सिर्फ हिंदू हैं वहाँ पर और 20% बाकी मज़ाहिब या बाकी लोग हैं, और जो 20% बनते हैं वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब बनते हैं, शायद उससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब 30 करोड़ यानी अमेरिका जितना एक मुल्क इस वक्त अपने अदम इस्तेहकाम की वहाँ पे एहसास रखता है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये हिंदुस्तान के अंदर अपना एक मसला है। अब हिंदुत्व को कहाँ तक लेके जाना है, किस लेवल तक लेके जाना है, उसका असर आपके सामने नज़र आ रहा है। कश्मीर हो, मणिपुर हो या खालिस्तान या सिखों का पंजाब का मसला हो, अब जो इंडिया है वो इस तरीके से भारत इसको लेके चलता है, हिंदुस्तान लेके चलता है, एज इफ वो अब उस लीग में पहुंच गया जहां पर उसको आशीर्वाद हासिल है दुनिया के निज़ाम की कि वो जो चाहे जो करे। बदकिस्मती से उसने इसराइल का मॉडल अपनाया। इसराइल के मॉडल में क्या था? उसमें ये मॉडल था कि वहां जहां सबसे पहले जेनोसाइड शुरू करो, जहां पर नस्ल खत्म कर दो एक नस्ल को, उसके ऊपर हमले करो। उसके बाद क्या होता? उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं उन इलाकों में, उनको अपने काबू में करते हैं और फिर वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस करके वहां पर इतने अपने किस्म के लोग बसा देते हैं। तो ये इसराइली मॉडल है। फिर इसराइली मॉडल है कि जहां जहां पे आवाज उठती है दुनिया में, वहां पर जाकर अपने लोग भेजे जाएं। कभी दुबई में कत्ल होता था, कभी यूरोप के किसी जगह पे कत्ल होता था। तो ये सब के सब मोसाद के पास इस किस्म का उसका खुरा जाता था। यही आज अपने आप को ये समझ, मेरी नजर के अंदर हिंदुस्तान आज अपनी जिसे कहते हैं ना रीच से बहुत ऊंची छलांग लगा रहा है। मेरा ख्याल है उसके इतने साइंस हैं, इतने सिम्टम्स हैं रीजन में, अपने हमारे इलाके में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कि जहां पर अगर हम उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सामने लेके आए तो उसका भयानक चेहरा दुनिया में आ सकता है। जो कनाडा में हुआ है, कनाडा उसका एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन उसको अब आगे लेके चलना, चाहे वो जिस शक्ल में भी हमारे सामने है, कुलभूषण की शक्ल में है या मून मार्केट के बॉम्बिंग की शक्ल में है या अफगानिस्तान में जो गंद कर रहा है उसकी शक्ल में है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको लेके आगे चलें। आपका फाइनल सवाल कि क्या ये रहेगा? बदकिस्मती से
बदकिस्मती से ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और नहीं रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ज़्यादा ज़रूरी है किसी कश्मीरी, किसी खालिस्तानी, किसी मानीपुर के किसी शख्स या औरत की उसकी डिग्निटी, उसकी हक और उसकी आज़ादी से। ठीक हो गया जी, जियो पॉलिटिक्स ज़्यादा हमें। अब सार साहब, 1980 की दिहाई से भारत पाकिस्तान पर खालिस्तानी तहरीक को सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाता रहा, मगर अब की बार आवाज़ कनाडा और बरतानिया से उठ रही है। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ से सख्त एहतजाज हो रहा है और ख़ुद भारत भी कह रहा है कि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मज़ीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी? ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, इट्स द इकोनॉमी, सिंपल इज़ दैट। इसराइल की एग्जांपल दी गई, इतना सा इसराइल पूरी दुनिया में, और उसने सारा कुछ किया, उसके साथ क्या कर लिया हमने, या किसी ने भी क्या कर लिया? तो जमाल खशोगी सऊदी अरब का एक डिसिडेंट जर्नलिस्ट था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करता था, वाशिंगटन में रहता था, उसको तुर्की में मार दिया। क्या कर लिया सऊदी अरब का? किसी ने भी कुछ नहीं किया। तो देखिए, दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए, और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका, अब अगले 5 साल भी शायद उसको मिल जाए। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फ़ायदा हुआ उसी तरह जिस तरह मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल उसने बुनियाद बनाई। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। देखिए, 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। उस वक्त तक हम इकनॉमिक सिचुएशन में उनसे बेहतर थे, और यहाँ मशहूर था कि तंज़िया अंदाज में हम कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, हमारे लोग ज़्यादा खुशहाल थे, इसके बावजूद कि हमारा स्टार्ट बहुत नीचे लेवल पे हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली अफगान जंग आ गई, हम उसमें उलझ गए, इंडिया अपना काम करता रहा। उसके बाद हम जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमत वन आफ्टर द अदर आई, उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमी पे तवज्जो जाए। और उस वक्त आपको तो याद नहीं होगा शायद कि पाकिस्तान के तमाम अंग्रेजी अखबारात के एडिटर इकोनॉमिक रिपोर्टर्स बन गए, क्योंकि इकोनॉमी पे फोकस इतना हो गया था। नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन शुरू की, जिसको बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भी फॉलो किया, इंडिया में भी मनमोहन सिंह ने भी फॉलो किया। उसके बाद उन करप्शन के इल्जाम दोनों पे लगे। हालांकि करप्शन तो इस वक्त चाइना में इस वक्त भी बहुत है, तमाम दुनिया में। तो उसके बाद फिर दूसरी अफगान वॉर आ गई, कारगिल आ गया, हम उसमें फंसे हुए हैं। जब तक देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, आखिरी बात है, पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं, और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है, और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, चाहे हम जितने भी हक पे। दुनिया वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की गुफ्तगू सुन के, जब मफादात ही मईशत ऊपर है तो फिर इंसानी हकूक तो कहीं बचते ही नहीं है। दुनिया तो खुद तजादात में जी रही है। ज़ैगब साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ सर, कनाडा में भी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी हम अभी बात कर रहे हैं, अहम सियासी, समाजी, माशी एक फैक्टर है, सिख कम्युनिटी इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीरियों का मगरबी दुनिया में कोई ऐसा कहीं मकाम नहीं है। जिस तरीके से सिखों को आवाज़ मिल रही है आलमी प्लेटफॉर्म पे, इसके बावजूद के ऊपर कहा गया कि ये फॉर टाइम बीइंग है जो हो रहा है, क्या मिलकर सिख और कश्मीरी अपने हुकूक के लिए सिफारती जंग बेहतर तौर पर कर सकते हैं? एक मुश्तरका लड़ाई इंसानी हुकूक के लिए लड़ी जा सकती है? आपका बहुत ही ये ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियाँ इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? 2 बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह
कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब है हरदीप सिंह भारतीय शहरी नहीं था, वो कनाडा का शहरी था। और ये मगरबी मुल्क जब उनके अपने शहरी की बात आए जी, उनका कोई शहरी कत्ल हो और फिर अपनी ज़मीन पर हो जाए, तो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये फ़र्क है। आपको याद होगा 2011 में एक अमरीकी दहशतगर्द को अमेरिका ने कत्ल करना था, अनवर अल औलाकी उसका नाम था, यमन में जी। उसकी अमेरिका के सदर से इजाज़त ली गई। CIA ने अमेरिकी सदर से इजाज़त ली कि जनाब इसको हम कत्ल कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो अमेरिका जो लाखों की तादाद में लोगों को मार रहा था। तो कनाडा में ये बात इसलिए अहम है, ये मामला वो दूसरे मामलात पर दूसरे भारतीय शहरियों पर अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कनाडा में सिख सिर्फ 2% हैं, लेकिन कनाडा की सियासत में बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं। मेरे ख़्याल में जो कनाडा के सिख हैं और बाकी जगहों के भी जो सिख हैं, बिल्कुल वो कश्मीर के साथ मिलकर जद्दोजहद करते भी रहते हैं। उनका एक डायलॉग चलता भी रहता है। और जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है कि जब हम भारत के जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उसको दुनिया को दिखा सकें, तो उसमें मेरा ख्याल है कश्मीरियों का भी फ़ायदा होता है और हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। बाकी बिल्कुल ठीक कहा गया, तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं। भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आऊँ, जितनी गुफ्तगू हुई दुनिया के लिए इंसानी हकूक़ बाद में और तिजारती मफादात या उनकी मईशतें अहम हैं और उसी बुनियाद पर फैसले होते हैं। हरदीप सिंह को भूल जाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो उसको भूल गए जो लाहौर शहर में खालिस्तान का एक हामी कत्ल कर दिया गया। तो हमारी रियासत का रद्दमल क्या है मुझे तो अभी तक नहीं पता लगा। उसमें हमारी रियासत ने क्या रिएक्ट किया, कम से कम आवाम को नहीं पता। और रियासतों से का जो रवैया है घटिया तरीके से अपने मुखालफिन को ख़त्म करने का, बिल्कुल सही दोस्तों ने कहा, ये इन्होंने इसराइल से सीखा है। और इसराइल हर रोज़ ये हरकत करता है, कोई नई बात नहीं है। कभी वो फ़लस्तीनियों को इस तरीके से जाके मार देता है या उनका पीछा करता है। और हिंदुस्तान ने तो एक अखबार में आज मैं पढ़ रहा था कि ग़ालिबन हिंदुस्तान ने मोसाद की हैंडबुक से एक सफ़ा निकाल लिया है, एक अखबार ने रिपोर्ट किया। तो अब सवाल तो यही है कि शहजाद साहब भी सही कह रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, बेगम साहब भी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, नस्ल कुशी भी हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ज़्यादा सही याद रहेगा। ये जो शहजाद साहब ने ऊपर बात की, भारत ने रीत से ऊंची छलांग लगा दी और अगर इस पे भी उसको किसी ने कुछ ना पूछा तो इसके बाद वो इससे भी आगे खड़ा होगा क्या? कोई भी नहीं पूछेगा। कभी भी मफादात जो हैं इक़्तिसादी, उनको पसे पुश नहीं डाल सकता कोई भी। सारी जंग दुनिया में जो हो रही है किसी असूल की बिना पर तो नहीं हो रही ना, इक़्तिसादी सुपरमेसी की बात है। सारी की सारी ये लोग कोई इतने जो G20 करते हैं, हम सी पैक करते हैं, दुनिया में ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा उन रास्तों को काबू में लाने के लिए जिन रास्तों से इक़्तिसादी तरक्की की राहें गुजरती हैं वही है ना राहें, तो उसी पे सारी खेल है। ये तो ठीक है कि उन्होंने एक महसूस किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि चूँकि उनका सिटीज़न था तो उन्होंने उस सिटीज़न के कत्ल के ऊपर अपनी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी समझा। और वहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं थोड़े अरसे के बाद, तो वहाँ पे भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी दबाव में हैं वहाँ की मुकामी सियासत के अंदर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ में कोई बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान पे कुछ दबाव ऐसा कामयाब हो जाएगा। कुछ लोग ऐलान कर देंगे हम G20 से रज़ा हो रहे हैं, कुछ लोग ऐलान कर देंगे कि हम हिंदुस्तान से तल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ होने को नहीं है। इसी तनख्वाह पे सब लोग काम करते रहेंगे और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने ख्यालात का इजहार उसमें करते रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कनाडा ने सिर्फ अपने लोगों को ये यकीन दिलाया है कि आपकी हुकूमत आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है, ये ज़रूर बता दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अपने माशी मफादात देखे जाएंगे और दुनिया अपने मफादात की नज़र से ही एक दूसरे को देख। इंसानी हकूक़ की बात बहुत की जाती है, कहा बहुत जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे सवाल बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ उठा देती हैं, मगर जब उन पर सवाल उठाया जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया इन्हीं तज़ादात के साथ जी रही है। देखना यह है कि कब इंसानी हकूक़ तरजीह भी बनेंगे। आप चारों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।